मदीहा प्रोफेसर जुनैद के केबिन के बाहर खड़ी थी, पर उसे अंदर जाने में बहुत घबराहट हो रही थी। करीब 15-20 मिनट तक हिम्मत बटोरने के बाद वह दरवाज़ा खटखटाती है, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। 2-3 बार और दरवाज़ा खटखटाने पर भी जब अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो वो हल्का सा दरवाजे को धक्का देती है और हल्के से धक्के के साथ ही दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। यह देखकर वो कुछ सोचकर अंदर जाती है तो वहाँ कोई नहीं था, पर तभी उसे अचानक से अपने पीछे दरवाज़ा बंद होता सुनाई देता है। दरवाजे बंद होने की आवाज़ पर वो पलट कर देखती है तो प्रोफेसर जुनैद उसके सामने खड़े थे और उसे वही अजीब सी नज़रों से देख रहे थे जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनकी इस हरकत पर वह एकदम से घबरा जाती है, पर फिर एक तो कदम पीछे लेते हुए हड़बड़ा कर कहती है, सर, आपने बुलाया था। प्रोफेसर जुनैद उसे इस तरह कदम पीछे लेता देख अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहते, जी आज आप मेरी क्लास में मिसिंग थी तो सोचा आपका हालचाल पूछ लूँ, ठीक है ना आप मिस सिद्दीकी? उसका कहने का तरीका बड़ा अजीब सा था, जैसे वो कह कुछ रही हो और उसका मतलब कुछ और हो। पर मदीहा ज्यादा बहस किए बिना उस पर से अपनी नज़र फेरकर ज़मीन को देखते हुए बेहद ठंडी आवाज़ में कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आपके कंसर्न के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मेरी क्लास है, अगर कुछ ज़रूरी नहीं है तो क्या मैं जा सकती हूँ? उसकी बात सुनकर और उसकी आवाज़ के पीछे छिपी बेरुखी को जानते हुए प्रोफेसर जुनैद एक कदम और उसकी तरफ बढ़ाकर उसके बिल्कुल करीब होते हुए अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहते हैं, ज़रूरी तो मुझे भी होना चाहिए आपके लिए, राइट मिस सिद्दीकी? मदीहा उसे नासमझी में देखते हुए फौरन एक कदम पीछे लेते हुए कहती है, मतलब? प्रोफेसर जुनैद उसे इस तरह घबराता देख हल्का सा मुस्कुरा कर कहते हैं, मेरा मतलब था कि मेरी क्लास भी आपके लिए ज़रूरी थी, उसमें तो आपने कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। जितना मुझे पता है मेरे सब्जेक्ट में भी आपकी परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आज के बाद आप मेरी भी कोई क्लास कैंसिल ना करें या उसे इग्नोर ना करें। मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, और वैसे भी आप क्लास में नहीं होती तो मेरा मन भी नहीं लगता पढ़ने में, और फिर मैं आपके लिए ही तो आया हूँ यहाँ। मेरा मतलब आप जैसे होनहार स्टूडेंट के लिए जिन्हें पढ़ाई में इतनी रुचि और दिलचस्प है। मदीहा, सर मेरी कुछ इमरजेंसी थी इसलिए आपकी क्लास मिस हो गई, और फिलहाल आप मुझे जाने नहीं देंगे तो मेरी दूसरी क्लास भी मिस हो जाएगी, इसलिए प्लीज़ आपको मुझसे कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक प्रोफेसर जुनैद उसकी कलाई पकड़ लेते हैं। यह देखकर वो तुरंत एक झटके के साथ अपनी कलाई छुड़ाकर गुस्से में उन्हें घूरते हुए दांत पीसते हुए हल्का चिल्लाकर कहती है, आज तो आपने यह हरकत कर दी, आइंदा ऐसा कुछ करने के बारे में सोचिएगा भी मत। और हाँ, आपको क्या लगता है आपकी यह जो हरकतें हैं मैं इग्नोर कर रही हूँ, इसका मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? एक बात याद रखिए प्रोफेसर जुनैद, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझिए। मैं अपने पर आई ना तो आपकी जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक सेकंड नहीं सोचूंगी। आज तो मुझे छूने की गलती कर दी है आपने, आइंदा इसके बारे में अपने सबसे डरावने ख्वाब में भी मत सोचिएगा, वरना आपकी जान पहले लूंगी और दफनाना कैसे है यह बाद में सोचूंगी। इतना कहकर वो उसे हल्का सा धक्का देती है। प्रोफेसर जुनैद उसकी इस हरकत पर शर्मिंदा होने की जगह टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे कोई हरकत नहीं करनी आपके साथ, बल्कि अपना बनाना है आपको, और दोनों में फ़र्क होता है। आई रियली लाइक यू, जब से पहली बार देखा है तब से शादी करना चाहता हूँ आपसे, बहुत खूबसूरत है आप। वो किसी पागल की तरफ उसे देखते हुए यह सब कह रहा था। उसकी बातें सुनकर मदीहा गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लेती है, फिर खुद को शांत कर आंखें खोलकर कहती है, मुझे कौन पसंद करता है कौन नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सिर्फ फर्क उससे पड़ता है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। और हाँ, उस एक शख्स के दिल को बचाने के लिए मैं हजारों के दिल तोड़ने को तैयार हूँ। इस बार आपकी बेवकूफ़ी समझकर आपको माफ़ कर रही हूँ, वरना अगली बार आपकी कंप्लेंट सीधा बोर्ड ऑफ डिपार्टमेंट में जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ से निकालने से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर वो उसे घूरकर वहाँ से चली जाती है, और प्रोफेसर जुनैद उसे तब तक देखते रहते हैं जब तक वो वहाँ से चली नहीं जाती, और फिर उस तरफ देखकर जहाँ से वह गई थी खुद से कहते हैं, तुम मेरी ट्रॉफी हो और तुम्हें तो मैं हासिल कर रहूंगा। अभी तब सिर्फ सीधे रास्ते अपना रहा था, पर अब लगता है कुछ अलग करना होगा। इतना कहते हुए वह अजीब तरह से मुस्कुराने लगते हैं।
इधर मदीहा गुस्से में ही सीधा अपनी अगली क्लास के लिए चली जाती है। वहां उसे यास्मीन और सोफिया भी मिल गए थे। वह दोनों उसे इतना शांत देखकर सवाल करते हैं, पर वह तबीयत खराब होने का बहाना कर देती है। उसका मन नहीं था किसी से कुछ कहने का। उसे अभी भी प्रोफेसर जुनैद की बातें परेशान कर रही थी। ऐसे ही एक के बाद एक क्लास लेते लेते पूरा दिन खत्म हो जाता है और पता ही नहीं चलता। पर मदीहा का दिमाग आज किसी भी क्लास में नहीं रखा था। उसके जहन में बार बार प्रोफेसर जुनैद आ रहे थे और उनकी बातें उसे बेहद परेशान कर रही थी। सोफिया और यास्मीन ने भी उस बार बार पूछने की कोशिश की, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिलहाल वो लोग अपनी कार में बैठे थे और ड्राइवर उन्हें घर लेकर जा रहा था। यास्मीन भी अपने घर के लिए निकल गई थी और सोफिया सीट से सिर लगाकर सो चुकी थी। कल रात अजहर ने उसे बहुत सताया था और अब उसे नींद चाहिए थी। मदीहा खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से कहती हैं, मुझे अदनान जी से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। उन्हें मेरे बारे में सब पता होना चाहिए। मैं उन्हें आज ही सब कुछ बता दूंगी। हाँ, यही ठीक होगा। वैसे भी यह प्रोफेसर जुनैद कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। यही सोचते हुए वो अदनान को सब बताने का फैसला लेती है। तो क्या मदीहा अदनान को सब बता पाएंगी या कुछ नया ड्रामा होगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। मदीहा अपने कमरे में बैठी गुमसुम सी कुछ सोच रही थी। उसके दिमाग में अभी भी प्रोफेसर जुनैद की हरकतें चल रही थी। वो कुछ सोचते हुए खुद से कहती हैं, मुझे अदनान जी से बात करनी चाहिए, वरना उन्हें अगर बाद में पता चला तो मेरे लिए ही प्रॉब्लम होगी। मैं उन्हें सब बता दूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। यह सोचकर वो अपनी जगह से उठती है और बेड से अपना दुपट्टा उठाकर कमरे से बाहर निकल जाती हैं। तभी रास्ते में ही उसे एक मुलाजिम मिल जाती है जो एक कम ब्लैंक कॉफी लेकर कहीं जा रही थी। वो उसे रोकते हुए पूछती है, आपको पता है अदनान जी कहाँ है? मुलाजिमा, बीबी जी वो अपने स्टडी रूम में है, उनके लिए ही यह कॉफी लेकर जा रही थी मैं। उसकी बात सुनकर मदीहा उनके हाथ से कॉफी लेते हुए कहती है, जी आप रहने दीजिए, मैं दे आऊंगी। उसकी बात सुनकर वो मुलाजिमा भी उसे कॉफी दे देती है। वैसे भी अदनान जैसे शेर के सामने कौन जाए? मदीहा भी कॉफी लेकर वहां से अदनान की स्टडी की तरफ चली जाती है। उसके स्टडी के पास पहुंचकर मदीहा हल्का सा नोक करती है। तभी अंदर से आवाज आती है, आ जाओ कपकेक। वो उसकी भनक से लेकर उसकी खुशबू, उसकी चाल सब पहचानता था, तो अब कैसे नहीं पहचानता? मदीहा अंदर जाती हैं और उसके लिए कॉफी वही टेबल पर रखकर कहती हैं, आपकी कॉफी। अदनान उसे देखते हुए मुस्कुराकर अपनी हेड चेयर पर जरा लीन होता है और अपने हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाता है, तो मदीहा भी उसके पास चली जाती है। अदनान उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहता है, आपको क्या जरूरत थी? किसी से कह देती, मेरी प्रिंसेस को इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? मदीहा उसके सीने पर सिर रखते हुए कहती है, इतने से काम में क्या होता है? वैसे भी आप मुझे एक ग्लास पानी तक तो खुद से लेने नहीं देते। पूरे घरवालों को डरा कर रखा है आपने। कोई कुछ काम का नहीं कहता, मुझसे जानती भी हैं आप। कितना अजीब लगता है मुझे। वैसे भी मैं पहले कोई काम नहीं करती थी और अब तो और ही पूरा घर मेरे पीछे ऐसे घूमता है जैसे ना जाने मैं कौन सी राजकुमारी हूँ। अदनान उसकी प्यारी सी शिकायत सुनकर उसका सिर सहलाते हुए कहता है, यू आर नॉट अ प्रिंसेस बट क्वीन, माई क्वीन। और फिर ऐसी हालत में मैं तुम्हें जमीन पर खुद से चलने दे रहा हूँ, यही बहुत है, वरना मेरा बस चले तो तुम्हें गोद में उठाए घूमूं। मदीहा, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी तो 5 मंथ भी ठीक से स्टार्ट नहीं हुआ, मेरा बेबी बम भी नहीं दिख रहा है, इतना आराम कर कर बोर हो जाती हूँ मैं। अदनान, तुम्हें आराम की जरूरत है, पहले ही इतनी बड़ी सर्जरी से गुजरी हो तुम और ऊपर से अभी उम्र भी कम है तुम्हारी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें ऐसे देखकर कैसा लगता है मुझे? अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें कभी इतनी परेशानियां झेलने ही नहीं देता, पर क्या करें, अल्लाह ताला को भी पता है मर्दों की बस की बात नहीं है। एक नन्ही सी जान को इस दुनिया में लाना, मर्द तो सिर्फ हवाई बातें कर सकते हैं, असली काम तो औरतों का है। इसलिए मैं जो कर सकता हूँ उतना तो मुझे करने दो। तुम हमारे बच्चे का ख्याल रखो और मैं तुम्हारा रखूंगा, एटलीस्ट तब तक जब तक वो इस दुनिया में नहीं आ जाता। उसके बाद तुम दोनों की जिम्मेदारी मेरी। खैर यह सब छोड़ो, यह बताओ कि तुम यहाँ आई क्यों? क्योंकि इस वक्त आई हो तो इसका मतलब कुछ तो काम है, तुम्हें बोलो क्या चाहिए? उसकी बात सुनकर मदीहा को याद आता है कि वो यहाँ क्यों आई थी और वो उसके सीने से अपना सर हटाकर जरा झिझकते हुए कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
अदनान, हाँ बोलो। मदीहा एक गहरी सांस लेकर, वो मैं। इससे आगे वो कुछ कहती तभी स्टडी रूम का दरवाजा कोई खटखटाता है। अदनान अंदर आने की परमिशन देता है तो एक मुलाजिम अंदर आकर सिर झुकाए हुए ही बिना उन दोनों की तरफ देख कहता है, छोटे साहब वो हॉल में आपको सब बुला रहे हैं, कुछ जरूरी काम है और साथ में बीबी जी को भी आने को कहा है। उसकी बात सुनकर अदनान हाथ के इशारे से उसे वहां से जाने का कहता है और उसके जाने के बाद मदीहा को ठीक से अपनी गोद से खड़ा करते हुए खुद भी खड़ा होकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुमसे बात मैं बाद में करूंगा, फिलहाल हमें नीचे जाना चाहिए, लगता है कुछ इम्पोर्टेंट है। उसकी बात सुनकर मदीहा भी हाँ में सिर हिलाती है तो अदनान उसका हाथ पकड़े हुए ही उसे वहां से ले जाने लगता है। वो दोनों नीचे हॉल में आते हैं तो सब वहीं मौजूद थे। यह शाम का वक्त था और सभी मजे से हॉल में बैठकर चाय का लुफ्त उठा रहे थे। आज सभी मर्द भी ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे और महफिल सजाए बैठे थे। अदनान और मदीहा को आता देख सहर की मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे आओ बच्चों बैठो, हमें कुछ जरूरी बात करनी है तुम दोनों से। उनके कहने पर अदनान अजहर के बगल में जाकर बैठ जाता है और मदीहा भी सोफिया और उम्मीद के पास जाकर बैठ जाती है। रुखसार जी, अदनान बेटा, हमने तुम्हारे और मदीहा के हवाले से कुछ सोचा है। देखो तुम दोनों का निकाह तो ऐसे ही जल्दबाजी में हो गया था, ना किसी को खबर मिली, ना कोई दावत हुई, ना कोई और शरीक हो पाया। सोफिया और अजहर के निकाह में तो फिर भी सब लोग आ गए थे, पर तुम्हारे निकाह की तो अभी खानदान वालों तक को ठीक से नहीं पता, फिर किसी और की तो क्या ही कहे। अब तो मदीहा माशाअल्लाह से पेट से भी है, हमने सोचा है कि उसका 5वां महीना लगने से पहले तुम दोनों का और साथ में सोफिया और अजहर का वलीमा रिसेप्शन कर दे, ताकि हम भी अपनी तरफ से पूरी तरह फ्री हो जाए। और फिर बच्चा होने के बाद तो लोग अलग अलग तरीके की बातें बनाने लगते हैं, माशरे में भी और पर खानदान में भी, इसलिए बेहतर यही है कि एक अच्छा सा रिसेप्शन कर दिया जाए। और वैसे भी सोफिया और अजहर का भी रिसेप्शन नहीं हुआ था। जमाल जी, हाँ मुझे भी यह बात सही लग रही है। और फिर वैसे भी मदीहा के तो 3 महीने बाद इम्तिहान है, इसकी डिग्री भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद अगर वो आगे पढ़ना चाहे तो डिलीवरी के बाद पढ़ ले। और हमने तो पहले भी सोच रखा था उसकी डिग्री होने के बाद रिसेप्शन पार्टी करेंगे, तो 3 महीने पहले सही। सहर जी, बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ। और फिर बच्चा होने के बाद तो लोग अलग अलग तरीके की बातें बनाते हैं। अब जब आधी दुनिया को इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता ही नहीं है तो फिजूल बातें तो बनाएंगे ही, हम कितने लोगों का मुंह बंद कराएंगे। इससे अच्छा तो रिसेप्शन पार्टी कर दी जाए और निकाह की कह देंगे कि कोई मजबूरी के चलते हमने पहले ही कर लिया था और रुखसती भी हो गई थी। तुम्हें क्या लगता है अदनान बेटा? अदनान, जो अभी तक खामोशी से सब कुछ सुन रहा था, एक गहरी सांस लेकर कुछ सोचते हुए कहता है, कपकेक अभी कमजोर है, मुझे नहीं लगता कि वह इतनी भाग दौड़ कर पाएगी इतने लोगों के बीच। मुझे नहीं लगता कि हमें अभी किसी भी तरह की पार्टी करनी चाहिए। और रही बात रिसेप्शन की तो वह बाद में हो जाएगी। और कौन क्या सोचता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर किसी ने मेरी बीवी के बारे में कुछ कहने की कोशिश की तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उसे कैसे चुप कराया जाएगा। आप लोग फिक्र ना करें। उसकी बात सुनकर सहर जी चिढ़ते हुए कहते हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है कि तुम सब हैंडल कर सकते हो, पर फिलहाल यहाँ अपनी बीवी से भी तो पूछ लो, या जिंदगी भर तुम ही उसके हवाले से फैसले लेते रहोगे। मदीहा बेटा, तुम बताओ क्या तुम चाहती हो? रिसेप्शन हो और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे होते हुए कोई मेरी बहू के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। उन्होंने यह इतने हक के साथ पूछा था कि मदीहा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सच तो यह था कि अभी उसका भी रिसेप्शन का कोई मूड नहीं था, पर वो इस तरह सारे घर वालों को मना नहीं कर सकती थी। और फिर सोफिया और अजहर का रिसेप्शन भी उनकी वजह से रुका हुआ था, इसलिए कुछ सोचते हुए वो कहती है, ताया अब्बू, मैं भी चाहती हूँ कि रिसेप्शन हो जाए। और फिर बहुत दिन से कोई फंक्शन नहीं हुआ, काफी बोरिंग लग रहा है। और अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर हम अभी रिसेप्शन कर लेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरी तरफ से तो। हाँ है, बाकी आप लोग देख लीजिए। सहर जी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर कहते हैं, वाह, इससे बेहतर और क्या होगा। अब जब मदीहा बेटी को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर तो रिसेप्शन अभी ही होगा। एक काम करो, 2 दिन बाद की तारीख रख लो और सबको इनविटेशन भेजना शुरू करो। शहर का हार जाना पहचाना इंसान यहाँ होना चाहिए। शिफा जी, पर आपको नहीं लगता हम बहुत जल्दबाजी कर रहे? इतने कम वक्त में तैयारी कैसे होगी? और फिर दोनों बच्चियों के कपड़े, ज्वेलरी, इतना सारा काम है। जमाल जी,
भाभी आप मत कीजिए, हम सब है ना, सब हो जाएगा, और फिर इतने मुलाजिम भी तो है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे रियान कहाँ है, काफ़ी टाइम से देखा नहीं मैंने उसे, सुबह जल्दी चला जाता है, रात को देर से आता है, और फिर अचानक इस तरह ऑफिस के काम में इतना डूब जाना ठीक है ना वह डॉट। नाजिया जी भाभी यह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो उसने अचानक से ऑफिस ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया, पहले तो उसे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और फिर इतने वक्त से तो बिल्कुल अलग सा हो गया है। सब ठीक है ना डॉट। सहीर जी हाँ, मुझे भी कुछ तो ठीक नहीं लग रहा, आज सोच रहा हूँ मुझसे बात करूँ। उनकी बात सुनकर अदनान, जो अभी तक खामोश था, कहता है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है अब्बू, मैं बात करूंगा उससे, और अब अगर आप सबकी यही इच्छा है तो ठीक है, फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है और बाकी सब दोबारा रिसेप्शन की तैयारी की बातें करने में मसरूफ हो जाते हैं। रात के करीब 12 बजे रियान घर आता है। उसकी एक मीटिंग थी किसी बिजनेस डील से रिलेटेड। जब वो घर आता है तब तक सब सो चुके थे, सब जगह ज्यादातर अंधेरा था, सिर्फ हॉल में लगे छोटे छोटे बल्ब की रोशनियां थी जो उजाला कर रही थी। वो अंदर आता है, तभी अचानक हॉल की लाइटें ऑन हो जाती है। यह देखकर वो सामने नजरें उठाकर देखता है तो यह अदनान था, और उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो उसका ही इंतजार कर रहा था। रियान भाई आप यहाँ इस वक्त डॉट। कोई काम था डॉट। अदनान उसके पास आकर, अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखना अच्छा है पर इस बीच खुद को नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं है रियान उसकी बात पर एकदम खामोश हो जाता है, फिर अपनी नजरें झुकाकर नासमझ बनते हुए कहता है जी मतलब डॉट। मैं समझा नहीं भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं। अदनान फ्रेश होकर डिनर करो और स्टडी में आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। इतना कहकर वो रियान के कंधे थपथपाते हुए वहां से चला जाता है, और रियान बस देखता रह जाता है, पर अब उसे जाना तो था ही, इसलिए वो भी अपने कमरे की तरफ चला जाता है। करीब आधे घंटे बाद रियान अदनान के स्टडी के बाहर खड़ा था। वो एक गहरी सांस लेकर दरवाजे पर दस्तक देने वाला होता है, पर उसके छूने से ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो अंदर जाता है तो वहां कोई नहीं था। यह देखकर वो यहाँ वहां देखता है, तभी उसकी नज़र स्टडी रूम में बनी बालकनी के दरवाजे पर जाता है, और उसे खुला देखकर वो बालकनी की तरफ चला जाता है। वहां पहुंचते ही उसकी नज़र सबसे पहले अदनान पर जाती है, जो उसकी तरफ पीठ करें रेलिंग को पकड़े खड़ा था और आसपास की तरफ देख रहा था। आज काफी दिनों बाद दिल्ली का मौसम जरा खुशनुमा था। रियान उसके पास जाकर पीछे से उसे पुकारता है भाई। उसकी आवाज सुनकर अदनान उसकी तरफ पलटता है और रेलिंग से टेक लगाए अपने हाथ फोल्ड कर कर उसे देखते हुए पूछता है खाना खाया डॉट। रियान जी भाई। वैसे आपने बुलाया, कोई काम है डॉट। अदनान हाँ, कुछ पूछना था, पहले यह बताओ इस तरह अचानक बिजनेस ज्वाइन करने की क्या वजह थी डॉट। रियान उसके सवाल पर उससे नजरें हटाकर कहता है वो भाई, मुझे लगा कि कब तक घर से और घर की जिम्मेदारियों से भागूंगा, और फिर अब्बू की तबीयत भी ठीक नहीं है, चाचू का भी बीपी हाई रहता, ही नीड्स रेस्ट, अजहर भाई को मुश्किल होती है सब संभालने में, तो मुझे लगा मुझे करना चाहिए उनकी मदद, बस इसलिए, कोई वजह नहीं थी ऐसी खास। उसकी बात पूरी होने पर भी अदनान कुछ नहीं कहता तो रियान नजरें उठाकर उसे देखता है। तभी अदनान बिना किसी भाव के कहता है कब तक चलेगा यह रियान डॉट। उससे बात करो और उसे एहसास दिलाओ अपनी मोहब्बत का, इस तरह खामोश बैठने से कुछ नहीं होगा, वो दूर जरूर हो जाएंगी तुमसे। रियान का चेहरा उसकी आखिरी बात सुनकर बिल्कुल काला पड़ जाता है। तभी वो अचानक से अपना चेहरा नॉर्मल कर मुस्कुराते हुए कहता है भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अदनान अनजान बनने की जरूरत नहीं है, मैं यास्मीन की बात करता हूँ, मोहब्बत करते हो ना उससे डॉट। रियान नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। उसकी बात सुनकर अदनान की बोहें सिकुड़ जाती है। वो कुछ सोचते हुए उससे कहता है ओह रियली, ठीक है फिर तुम जा सकते हो, मेरे एक फ्रेंड को शादी के लिए लड़की चाहिए थी, मैं उससे यास्मीन को मिलवा दूंगा। उसकी बात सुनकर तो जैसे रियान की सांसें ही अटक जाती है। यह उसके लिए सबसे डरावने ख्वाब से कम नहीं था। वो किसी और के साथ यास्मीन को इमेजिन भी यही कह सकता था, और यहाँ अदनान तो उसके इस डरावने ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने पर तुला हुआ था। वो फौरन कहता है नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। अदनान क्यों डॉट।
रियान बेख्याली में, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता, वो मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं इससे आगे वो कुछ कह ही नहीं पाया। जब उसके दिमाग में कुछ क्लिक करा, वो नजरें उठाकर सामने देखता है तो अदनान होठों पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट लिए उसे ही देख रहा था। उसे समझते एक सेकंड नहीं लगा कि अदनान ने उसे बेवकूफ बनाया है। अब भाई अदनान सिद्दीकी से कौन ही जीत सकता था। उसे अपना काम निकलवाना बहुत अच्छे से आता था, न यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसने अपने तरीके से ही सही पर रियान के मुंह से बात निकलवा ही ली थी। अदनान, जब मोहब्बत करते हो तो उसे मानने की भी हिम्मत रखो, वरना कोई और वाकई उसे ले जाएगा और तुम बखाली हाथ रह जाओगे, समझे? वैसे बताया है उसे या नहीं? रियान उसकी बात सुनकर उसे सारी बात बता देता है, कैसे अपनी हाई स्कूल के वक्त यास्मीन ने उसे प्रपोज किया था और उसने मना कर दिया, फिर इतना सब कुछ हो गया और अब जब उसे अपनी मोहब्बत का एहसास हुआ है तो काफी देर हो चुकी है। रियान मायूसी से, मैंने उसका दिल दुखाया है भाई, मुझे लगता है मैं उसे रिजर्व नहीं करता। अदनान, ठीक है फिर भूल जाओ उसे। रियान उसकी बात सुनकर फौरन कहता है, भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, मोहब्बत है वो मेरी, आप मुझे डीमोटिवेट कैसे कर सकते हैं? अदनान, तो मैं क्या करूं? अगर तुम खुद हार मान रहे हो, अगर तुम्हारी तरह मैंने हार पानी होती तो आज कपकेक प्रेग्नेंट नहीं होती, समझे? इसलिए अगर मोहब्बत है तो इस तरह हार मत मानो, और मुझे यकीन है यास्मीन अभी भी तुमसे मोहब्बत करती हैं, पर जैसी तुम्हारी हरकतें हैं शुरू बनाओ, सिर्फ नाराज है, मेरी वाली होती तो मेरा कत्ल कर चुकी होती। उसकी बात सुनकर रियान कहता है, भाई आप डरा क्यों रहे हैं? अदनान, जो मोहब्बत करते हैं वो डरते नहीं हैं। उसकी बात सुनकर रियान तपाक से कहता है, अच्छा तो आप नहीं डरते क्या? भाभी से अब झूठ मत बोलिए, देखा है मैंने आपको उनसे डरते हुए, तो खुदा का खौफ करें जरा। उसकी बात सुनकर अदनान उसे घूर कर कहता है, तुम यह समझ लो कि औरत को हुक्म है कि वो अपनी पसंदीदा औरत से डरे, तो अपनी बीवी से डरो, पर जो मोहब्बत करते हो उसे जाहिर करने से मत डरो। अगर मोहब्बत है तो जाहिर करो, शब्दों में, बातों में, नजरों में, समझे? और उसे हासिल करने के लिए हर कोशिश करो जो मुमकिन है। वह तुमसे मोहब्बत करती है, हाँ नाराजगी है अभी, पर यह नाराजगी खत्म हो जाएगी। पर अगर तुम इस तरह उसे छोड़ दोगे तो एक वक्त आएगा जब शायद वो तुम्हें छोड़ दे। रियान, पर भाई वो मुझे पसंद नहीं करती अब। अदनान उसके पास आकर उसके कंधे थपथपाते हुए कहता है, मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है, वो तो प्यार है जो कभी इससे कभी किसी और से हो जाता है, पर मोहब्बत सिर्फ एक बार हो सकती है, और अगर वह तुमसे मोहब्बत करती थी तो आज भी करती होगी। तुमने उसका दिल दुखाया है, गलती की है, और इस गलती की सजा तुम्हें मिल गई है इंतजार कर कर, इसलिए अब वक्त है जाहिर करने का, उसे उसकी और अपनी दोनों की मोहब्बत का एहसास कराने का। उसके इस तरह समझने पर रियान की आंखें नम हो जाती हैं। वह अदनान को कसकर गले लगाकर रोते हुए कहता है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ भाई, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि वह मेरे लिए क्या मायने रखती है, और जब उसने मुझे प्रपोज किया तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे उस वक्त अंदाजा नहीं था और शायद उससे मोहब्बत भी नहीं थी, पर इस बीच उससे लड़ते झगड़ते धीरे धीरे उसकी आदत हो गई, और जब पता चला कि कोई और उसे देखने आ रहा है तो मैं डर गया और मैंने फौरन आपसे हेल्प मांगी। उसके बाद मैंने कोशिश कि उसे समझाने की, पर उसकी आंखों में अपने लिए नाराजगी देखकर मैं डर गया, पर अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मैं उसे नहीं खो सकता, मैं कोशिश करूंगा उसे मनाने की, और तब तक मनाऊंगा जब तक वह मान नहीं जाती। मुझे पता है वह भी मुझसे मोहब्बत करती है। रियान को जैसे सब कुछ क्लियर हो गया था, उसे इस वक्त यकीनन किसी की एडवाइस और किसी के सहारे की जरूरत थी, और उसका वो सहारा अदनान बना था। अदनान का सोफिया और रियान के साथ रिश्ता ऐसा ही था, बचपन से ही वह हमेशा से खुद में रहता था, कभी अपने भाई बहनों के साथ वह बॉन्डिंग बन ही नहीं पाई। बचपन से ही जिम्मेदारियों ने उसे बिल्कुल बदल दिया, उम्र से पहले समझदार बन गया, पर सोफिया और रियान को उसने कभी जिम्मेदारी के बोझ के नीचे नहीं दबने दिया। वो सब कुछ खुद संभालता रहा, उन्हें हर ऐशो आराम मिले, उनकी किसी भी जरूरत की चीज के
बारे में वो ज्यादा ख्याल रखता था। उनके कहने से पहले उन्हें वो मिल जाती थी। वो बहुत मोहब्बत करता था उन दोनों से, पर कभी कह नहीं पाया या शायद कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भाई बहनों से कहाँ हम जज्बात जाहिर कर पाते हैं। अदनान भी उन दोनों के लिए बहुत कीमती था। वह जानते थे कि उनके बड़े भाई उनसे बहुत प्यार करते हैं, बस जाहिर नहीं करते। और कभी कभी जरूरी नहीं होता जाहिर करना, बस दिल में उम्मीद होना जरूरी है, एहतराम होना जरूरी है। अदनान, शादी करोगे उससे? उसकी बात सुनकर रियान हैरान होते हुए कहता है, पर भाई वह बहुत नाराज है, नहीं मानेगी। अदनान, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। जाओ, जाकर सो जाओ, और हाँ, कल कहीं मत जाना, मेहमान आ रहे हैं घर पर। इतना कहकर वह बिना उसकी कोई बात सुन वहां से चला जाता है, और रियान को तो जैसे कुछ समझ नहीं आता कि उसने क्या कहा। अगले दिन सिद्दीकी हवेली। सुबह का वक्त। आज संडे था तो किसी को कहीं नहीं जाना था। मदीहा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। वो पूरी तरह से तैयार थी नीचे जाने के लिए, पर पिछले 15 मिनट से वो आईने के सामने खड़ी अपने पेट पर हाथ सहलाते हुए खुद के अक्स को देख रही थी। वो पहले से जरा मोटी हो गई थी। उसका प्रेगनेंसी ग्लो साफ देखा जा सकता था। उसके गोल चेहरा और घोल लगने लगा था, और गाल और फूल गए थे। आंखें छोटी हो गई थी, हाथों पर भी जरा सूजन थी, पर इन सब में वो और प्यारी और क्यूट लग रही थी। उसके 5th मंथ स्टार्ट होने में अभी 1 हफ्ता था, और उसका बेबी बम्प अब काफी हद तक देखा जा सकता था। वो तो यूनिवर्सिटी जाते वक्त वो हमेशा फुल कपड़े ही पहनती थी, तो किसी को कुछ खास पता नहीं चलता था, और फिर ऊपर से शॉल के कारण और ज्यादा लेयरिंग लगती थी। पर हाँ, इस बीच कई लोगों ने उसमें आए बदलावों को नोटिस किया था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि वो प्रेग्नेंट हैं। अदनान नहीं चाहता था अभी किसी को भी पता चले उसकी प्रेगनेंसी का। अगर नजर लग गई तो वैसे तो वो इन सब पर नहीं मानता था, पर फिर भी ख्याल तो करना होगा, और मदीहा को लेकर उसकी पॉजिटिवनेस और प्रोटेक्टिवनेस से सब वाकिफ थे। अदनान जो अभी अभी चेंजिंग रूम से आया था, वो मदीहा को इस तरह खुद को देखते देख उसके पास जाकर पीछे से उसे बाहों में भरते हुए कहता है, कहाँ खोई हुई है मेरी बेगम? मदीहा, कुछ नहीं, बस देख रही हूँ कि मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। अब तो मैं खूबसूरत भी नहीं लगूंगी, और मैंने सुना है डिलीवरी के बाद तो फिगर भी खराब हो जाता है, स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। इट डजंट लुक गुड। मैं तो बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगूंगी। वो यह कहते कहते काफी मायूस हो गई थी। अदनान यह देखकर उसे अपनी तरफ घुमाया है, और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम प्यारी नहीं लगोगी? हम बल्कि प्रेगनेंसी के बाद तो एक और छोटा सा बेबी आ जाएगा, जिसके लिए तो तुम उसकी दुनिया होगी। जिस तरह मेरे लिए तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो, उसके लिए भी तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत होगी। डिलीवरी के बाद जो तुम 2 लोगों की मुकम्मल जहान बन जाओगी, एक मेरी और एक हमारे बेबी की। मदीहा नमा आंखों से, और मेरे स्ट्रेच मार्क्स। अदनान उसकी आंखों को बारी बारी हल्का हल्का चूमते हुए उससे दूर होकर कहता है, चांद पर दाग है, पर इसका यह मतलब तो नहीं ना कि वो खूबसूरत नहीं है, बल्कि यह दाग तो उसकी पहचान है। वैसे ही तुम्हारे स्ट्रेच मार्क्स तुम्हारी पहचान होंगे। मदीहा उससे दूर होते हुए, पर फिर भी मैं कैसे संभालूंगी एक बच्चे को? मुझे डर लग रहा है, वो तो कितने छोटे होते हैं, और अभी तो मैं खुद छोटी हूँ। मुझे लग रहा है मैं तैयार नहीं हूँ। कितना कुछ देखना होता उन्हें, खाना खिलाना, ब्रेस्ट फीडिंग, उनकी सुसु पॉटी भी साफ करनी होती है, और ऊपर से वो कितना रोते हैं। मैं कैसे करूंगी सब? वो पैनिक कर रही थी, और अदनान उसकी सिचुएशन समझ रहा था। वो अपनी जगह गलत नहीं थी। एक तो उसके हार्मोनल चेंजेस, और ऊपर से उसकी कमर उम्र वो अभी ठीक से 20 की भी नहीं थी। फिर एक बच्चे को हैंडल करना मुश्किल था उसके लिए। उसे ऐसे पैनिक करता देख अदनान उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया है, और खुद घुटनों के बल जमीन पर बैठकर उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हें भी संभाल लूंगा, और हमारे बेबी को भी, और डायपर बदलना भी सीख लूंगा। हाँ, थोड़ी मुश्किल होगी, पर तुम्हें पता है ना, मैं परफेक्ट हूँ, सब कुछ सीख जाता हूँ। उसकी बात सुनकर मदीहा मुंह बनाते हुए कहती है, पर ऐसे तो सब कहेंगे कि मैं कितनी यूजलेस हूँ, ना तो मैं एक अच्छी बीवी बन पाऊंगी, और ना ही एक अच्छी माँ। मैं कैसे एक छोटे बच्चे को हैंडल करूंगी? वो तो बहुत छोटे होते हैं। बिल्कुल।
बिल्कुल छोटू से उन्हें डॉट उन्हें कैसे पकड़ते हैं, कैसे संभालते हो, मुझे तो कुछ भी नहीं आता और मैं कैसे सीख पाऊंगी, मुझसे तो एक पानी का गिलास तक बिना टूटे ठीक से रखा नहीं जाता, अगर मैंने बेबी को लिया और वो गिर गया तो क्या होगा डॉट। नहीं डॉट नहीं डॉट नहीं डॉट नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरा बेबी उसको लग गई तो मैं क्या करूंगी, मुझसे नहीं होगा डॉट। वो यह सब सोचते हुए रोने लगी थी। उसे ऐसे डरते और घबराते देख अदनान कहता है, रिलैक्स बेबी, ऐसा कुछ नहीं होगा और अम्मी और चाची है ना तुम्हें सब कुछ सिखाने के लिए, भूलो मत तुम्हारे शोहर को भी उन्होंने पालकर बड़ा किया है और तुम्हें भी, वक्त सबको सब सिखा देता है। शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी पर धीरे धीरे हम सीख जाएंगे, और वैसे भी मैं हूं ना, तुम्हारे साथ डरने की जरूरत नहीं है और इस तरह घबराने की तो बिल्कुल भी जरूरत है। मदीहा अपने आंसू पोंछते हुए, पर अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो डॉट। अदनान उसके हाथों को मजबूती से थामकर चूमते हुए कहता है, तो मैं हूं ना सब कुछ संभालने के लिए, तुम्हें भी और हमारी प्रिंसेस को भी। उसकी बात सुनकर मदीहा चौंकते हुए कहती है, प्रिंसेस क्यों डॉट, बेटा भी तो हो सकता है डॉट। अदनान, हाँ हो तो सकता, पर आई वॉन्ट आवर फर्स्ट बेबी टू बी अ गर्ल, मुझे एक बेटी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह मैं तुम्हारा बचपन जीना चाहता हूँ उस बच्ची के जरिए। जानती हो जब निकाह हुआ था तब से ख्वाहिश थी कि हमारी एक बेटी हो डॉट। अदीहा मदीहा मुस्कुराते हुए, आपने नाम भी सोच लिया डॉट। अदीहा डॉट, पर क्यों डॉट। अदनान मुस्कुराते हुए, क्योंकि वो हम दोनों से मिलकर बनी होगी, अदनान प्लस मदीहा डॉट। अदीहा डॉट, यह कहते वक्त अदनान के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी जो मदीहा ने कभी नहीं देखी थी आज तक। मदीहा, पर अगर बेटा हो गया तो डॉट। सोचिए जरा, अगर हमारा बेटा हुआ वो भी आपकी कार्बन कॉपी तो क्या होगा, वही तेवर, वही रोब, वही गुस्सा, वही जिद, वही नखरे। उफ, कैसे संभालूगी मैं, सोचकर ही डर लग रहा है। अदनान, फिक्र मत करो, अगर बेटा भी हुआ तो भी उसे हक नहीं होगा तुम्हें परेशान करने का, वो सिर्फ मेरा डिपार्टमेंट है, हाँ बेटी को जरा छूट है। मदीहा मुंह बनाते हुए, अच्छा अभी से इतनी पार्शियलिटी, बेटी के लिए फेवर्स और बेटे के लिए सजा, गलत बात। अदनान उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, बिल्कुल, बेटियां हमेशा बेटों से ऊपर होती है और फिर वो तो हमारी बेटी होगी, मेरे दिल का टुकड़ा, जिस तरह आप में मेरी रूह बसती है उसमें तो जान बसेगी। आपको पता है जिस दिन हमारा निकाह हुआ था उस दिन से मुझे बेटी की ख्वाहिश क्यों है, क्योंकि जब आपसे महर पूछा गया तो आपने अपने लिए कुछ ना मांग कर अपने अम्मी अब्बू के बारे में सोचा, शायद आपकी जगह कोई बेटा होता तो ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे बेटी चाहिए, हमारी बेटी, बिल्कुल आपकी तरह। और फिर बेटियां तो बरकत होती है, माँ बाप की जिंदगी में खुशियां, रिस्क और बरकत लेकर आती है। मदीहा मुस्कुराते हुए, आपकी नज़र में शायद मैं एक अच्छी बेटी होगी पर मेरी नज़र में आप एक बेहतरीन बेटे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हमारा कोई बेटा हो तो आपकी तरह हो, जिम्मेदार, बहादुर, समझदार और सबसे ज़रूरी ईमानदार, बिल्कुल आपकी तरह। और सच कहूँ मैं चाहती हूँ कि हमारे सबसे पहले बेटा हो बिल्कुल आपकी तरह, हाँ, पर आपकी तरह रूड और स्टूपिड ना हो, पर आपकी तरह समझदार ज़रूर हो, ईमानदार हो, आपकी तरह मोहब्बती भी हो। मुझे पता है आप अपनी मोहब्बत, अपनी फ़िक्र जाहिर नहीं कर पाते पर करते ज़रूर है। ताया अब्बू, ताई अम्मी के आइडियल बेटे, अम्मी अब्बू के आइडियल दामाद, सोफिया, रियान, अजहर भाई और उम्मीद के आइडियल भाई, दादी के आइडियल पोते, फुप्पी के आइडिया भतीजे, कबीर भाई के आइडियल दोस्त और मेरे आइडियल शोहर, और यकीनन हमारे होने वाले बच्चों के आइडियल फादर। अदनान हल्का सा मुस्कुराकर, मुझे तुमने ऐसा बनाया है, तुमसे ही तो मैं शुरू होता हूँ और तुम पर ही खत्म, इसलिए हमारा आने वाला बच्चा जो भी हो, लड़की या लड़का, मुझे पता है वो बहुत अच्छा और नेक दिल इंसान होगा क्योंकि उसकी अम्मी इतनी प्यारी है। मदीहा मुस्कुराते हुए, और अब्बू इतने अच्छे। उसकी बात सुनकर अदनान हल्का सा छूकर उसकी परेशानी चूम लेता है। अदनान, अब नीचे चले, सब नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे होंगे और फिर कुछ मेहमान भी आने वाले हैं। मदीहा, मेहमान कौन डॉट, किसी ने बताया नहीं कोई आ रहा है डॉट। अदनान, नीचे चलो पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर मदीहा भी अपनी जगह से खड़े होते हैं और वो दोनों नीचे जाने लगते हैं डॉट। अदनान और मदीहा नीचे आते हैं तो सब हॉल में बैठे हुए थे, उन्हें आता देख सहीर जी कहते हैं, आओ बच्चों, तुम दोनों तो नाश्ते के बाद से आए ही नहीं, आज तो संडे है, अभी अभी फैमिली के साथ भी वक्त बिताना चाहिए।
उनकी बात सुनकर मदीहा हल्का सा मुस्कुरा देती है और अदनान और मदीहा वहीं बैठ जाते हैं सबके साथ। शिफा जी एक फ्रूट्स की प्लेट मदीहा की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, मदीहा यह लो, नाश्ता किए हुए बहुत देर हो गई है, यह खा लो और बचना नहीं चाहिए। मदीहा मुंह बनाते हुए, नहीं ताई अम्मी मेरा मन। वो इतना ही कह पाई थी कि अदनान खुद शिफा जी के हाथ से प्लेट लेकर उसकी तरफ बढ़ा देता है और अब बेचारी को चुपचाप खाना पड़ता है। वो अदनान की केयर देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि अदनान का कोई ऐसा रूप भी हो सकता है। सब बैठकर बातें ही कर रहे थे, तभी मेन डोर की बेल बजती है। एक मुलाजिम दरवाज़ा खोलता है तो यास्मीन अपने डैड और अम्मी के साथ आई थी। उन्हें देखकर सहर जी के साथ बाकी लोग भी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। सहर जी मुस्कुराते हुए, अरे फारिया और दानिश तुम दोनों यहाँ? इस वक्त क्या बात है? फारिया और दानिश यास्मीन के अम्मी अब्बू थे और सहर जी और जमाल जी के बेस्ट फ्रेंड भी साथ में, बिजनेस पार्टनर भी। दोनों ही खानदानों में काफी अच्छी बनती थीं। दानिश जी उनके पास आकर उन्हें गले लगाते हुए कहते हैं, क्यों मैं आ नहीं सकता? अब तू तो कभी बुलाता है नहीं क्या? अरे उसकी बात सुनकर सहर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तू तो जानता है ना यह तेरा भी घर है। अब्बू के लिए तू मुझसे और जमाल से बढ़कर है। उसकी बात सुनकर दानिश उनसे अलग होकर जमाल जी के गले लगते हुए कहता है, अरे जानता हूँ, बस मजाक कर रहा था। तुम तो सीरियस ले लेते हो। खैर अभी तो हमें तुम्हारे बेटे ने बुलाया है। उनकी बात सुनकर सहर जी नासमझी में उन्हें देखते हुए कहते हैं, बेटे ने? दानिश जी कुछ कहते उससे पहले ही अदनान की कर्कश आवाज आती है, इन्हें मैंने बुलाया है अब्बू। सहर जी तुमने पर क्यों बेटा, कोई काम था क्या तुम्हें दानिश से? अदनान जी एक फैसला लेना चाहता हूँ, आप सबकी इजाजत चाहता हूँ, इसलिए बुलवाया है। उसकी बात सुनकर सब उसे देखने लगते हैं, क्योंकि वो कभी इजाजत देता नहीं था, सिर्फ फैसले सुनाता था। फिर आज ऐसा क्या हो गया जो वो इजाजत लेना चाह रहा है? यास्मीन जो सोफिया और लाइबा के पास खड़ी थी, उसके कान में सोफिया कहती है, तुझे पता है क्या चक्कर है? भाई ने क्यों बुलाया है? यास्मीन, नहीं यार पता नहीं, बस सुबह अब्बू ने हुक्म सुना दिया कि यहाँ आना है। फिर मदीहा की तरफ देखकर, तुझे पता है तेरे शौहर ने क्यों बुलाया है? मदीहा, नहीं तो मुझे भी नहीं पता कि चक्कर क्या है। लगता है कुछ नया चल रहा है तुम्हारे भाई के जहन में। उन तीनों में से किसी को कुछ नहीं पता था, पर जवाब तीनों को ही चाहिए था। अब करें तो करे क्या? तभी सबको यूं खड़ा देख रुखसार जी कहती है, अच्छा ठीक है, अब मेहमान आए हैं, कम से कम नाश्ता पानी तो पूछो बहुओं, जरा इंतजामात करो। और आप सब खड़े क्यों हैं, बैठिए। उनके कहने पर सब लोग वही लगे सोफों पर बैठ जाते हैं और कुछ ही देर में नाजिया जी, शिफा जी और जमीला जी सबके लिए मुलाजिमों की मदद से नाश्ता लाकर टेबल पर सेवा देती है। रुखसार जी, हाँ तो अब बताओ अदनान, कौन सा फैसला लेना है तुम्हें जो इस तरह महफिल सजाई है तुमने? उनकी बात सुनकर अदनान एक गहरी सांस लेता है और एक सेकंड के लिए उसकी नज़र सामने बैठे रियान पर जाती है, जो अभी तक खामोश था। उसे पता था शायद कि क्या होने वाला। अब उसे अदनान की कल की कही गई बातें अच्छे से समझ आ रही थी। अदनान दानिश जी की तरफ देखते हुए, मुझे कुछ चाहिए आपसे? दानिश जी मुस्कुराते हुए, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए बेटा, कहो। अदनान, मैं रियान के लिए यास्मीन का हाथ मांगना चाह रहा हूँ। मेरा भाई मोहब्बत करता है आपकी बेटी से। उसकी बात सुनकर पूरे हॉल में खामोशी छा जाती है और सब घर वाले हैरानी से कभी रियान को देखते तो कभी यास्मीन को, जो दोनों ही सिर झुकाए बैठे थे। खामोशी से किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि रियान के दिल में ऐसा कुछ भी हो सकता है। मदीहा यास्मीन से धीरे से कहती है, अबे यास्मीन की बच्ची, इतना सब कुछ छिपाया तूने हमसे? तू तो मिल मुझे अकेले, मैं फिर बताती हूँ तुझे। सोफिया, हाँ बेटा, तू तो छिपी रुस्तम निकली। कहाँ हम तुझे क्या समझते थे, और तू क्या है? देख लिया बेटा तेरे रंग भी। तू तो चल कमरे में, आज तेरी कमर ना तोड़ी तो कहना। उनकी बात सुनकर यास्मीन खामोशी से बैठी थी। अब भाई वो क्या ही कहती, क्योंकि उसे पता था अब उसे शुरू से सब कुछ बताना पड़ेगा दोनों को, और उसके बाद वो उसे छोड़ेगी नहीं। सहर जी रियान को देखते हुए, रियान, क्या अदनान ठीक कह रहा है? उनकी बात सुनकर रियान, जो अभी तक खामोश था, एक गहरी सांस लेकर कहता है, जी।
अब्बू भाई ठीक कह रहे हैं, मैं यास्मीन से मोहब्बत करता हूँ और उससे निकाह की ख्वाहिश रखता हूँ। उसकी बात सुनकर सहर जी एक गहरी सांस लेते हैं। अब कोई क्या कहता, बात साफ हो चुकी थी। सहर जी दानिश जी की तरह देखकर, तुम क्या सोचते हो इस बारे में दानिश? दानिश जी एक गहरी सांस लेकर, आप लोग मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर है। मैं आप लोगों पर खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ। और फिर रियान तो तुम्हारा खून है सहर, वो मेरे बेटे जैसा है, पर मेरी बेटी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं अपनी बेटी के मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। मेरे लिए हमारी दोस्ती बहुत अजीज है, पर मेरी बेटी से ज्यादा नहीं। इसलिए यह सवाल मेरी बेटी से पूछो, अगर उसे मंजूर है तो मुझे कोई मसला नहीं है। जमाल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे, हमें पहले यास्मीन की मंजूरी पूछनी चाहिए। फरीहा जी, यास्मीन बेटा तुम क्या चाहती हो? क्या तुम्हें रियान पसंद है? उनकी बात सुनकर वो कुछ कहती उससे पहले ही अदनान कहता है, वो भी मोहब्बत करती हैं रियान से। उसके इस धमाके ने एक दफा फिर हॉल में शांति पैदा कर दी थी। एक बार फिर सबकी निगाहें यास्मीन पर थी। यास्मीन का बस चलता तो अभी यहाँ से भाग जाती। वही मदीहा और सोफिया तो उसे ऐसे घूर रही थी कि अभी कत्ल कर देंगी। यास्मीन हकलाते हुए, वो नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं वो इससे आगे कुछ कहती तभी अदनान उससे कहता है, तुम मेरे लिए सोफिया जैसी हो। यास्मीन, मुझे पता है रियान ने काफी बेवकूफ़ी की है, पर यकीन मानो तुम्हारी आंखों में उसके लिए मोहब्बत दिखती है। अगर तुम खुद उससे मोहब्बत नहीं करती तो मैं कभी तुमसे यह सब करने को यही कहता। मैं एक भाई की तरफ सोच रहा हूँ यास्मीन, पर वो भाई सिर्फ रियान का नहीं तुम्हारा भी है। अगर रिश्ते कीमती हो तो कुछ बातों को भूल जाना चाहिए। और मैं खुद मोहब्बत का शिकार हूँ, जानता हूँ किसी को भुला पाना मुमकिन नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि तुम यादों के सहारे का किसी और ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारो जिससे तुम्हें मोहब्बत ही ना हो। वो खामोशी से अदनान की बातें सुन रही। बाकी सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बात हो क्या रही है, पर इतना पता था कि जो भी है अदनान उसे संभाल ही लेगा। रियान जो अभी तक खामोश था, अपनी जगह से उठकर यास्मीन के पास जाता है और उसके कदमों में बैठकर उसके हाथों को पकड़कर कहता है, जानता हूँ उस दिन तुम्हारी इंसल्ट कर अच्छा नहीं किया, पर तब नहीं था एहसास कि कितनी कीमती हो तुम। और फिर ऐसी सजा मत दो, चाहे तो जिंदगी भर मेरा जीना हराम कर लेना, पर निकाह कर लो प्लीज। आई बेग यू यार। आई रियली लव यू। कहते कहते उसकी आंखें जरा नमा हो गई थी। घरवाले भी अपने शरारती रियान का यह रूप देखकर जरा हैरान थे, पर यास्मीन उसने कुछ नहीं कहा, ना रियान की तरफ देखा नजरें उठाकर। अदनान, तुम्हारा जो फैसला है बिना डर के लोग। यास्मीन, और आई प्रॉमिस अगर आज तुमने इनकार किया तो रियान फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तो बताओ क्या फैसला है तुम्हारा? यास्मीन उसकी बात सुनकर कुछ देर खामोश हो जाती है, फिर एक गहरी सांस लेकर कहती है, मुझे मंजूर है। मैं करूंगी निकाह रियान से। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती। रियान को तो जैसे यकीन नहीं हो रहा था। वो एक्साइटेड होते हुए कहता है, दोबारा कहो। यास्मीन चिढ़कर, एक बार कह दिया ना सुनाई नहीं देता, और यह मत सोचना मैं भूल गई हूँ, तुम्हें तो सारी जिंदगी रुलाऊंगी मैं। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और रियान भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। फिर अदनान के पास जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, तो उसे यूं खड़ा देखकर वो भी अपनी जगह से खड़ा होता है और रियान तुरंत उसे गले लगाते हुए कहता है, थैंक यू सो मच भाई। आई लव यू। यू आर द बेस्ट। आप नहीं होते तो मैं कभी हिम्मत ही नहीं कर पाता। वो अब उसके गले लगे बुरी तरह रो रहा था। उसके लिए अदनान सहर जी से बढ़कर था। अदनान उसे यूं रोता देख कहता है, अच्छा ठीक है, अब जरा दूर हटो। मुझे सिर्फ मेरी कपकेक के गले लगने में इंटरेस्ट है, तो तुम दूर ही रहो जरा। उसकी बात सुनकर रियान उससे दूर होता है, फिर कुछ सोचकर मदीहा के पास जाकर उसे लगे लगाते हुए कहता है, आपकी कपकेक है भी तो क्यूट। उसकी इस हरकत पर अदनान की आंखें तुरंत सख्त हो जाती है और वो गुस्से में कहता है, दूर हटो उससे, वरना यास्मीन निकाह से पहले बेवा ना हो जाए। उसका गुस्सा देखकर रियान को रिवाइज होता है कि अपने भाई से पंगे लेना ठीक नहीं है, और वो तुरंत मदीहा से दूर होता है। इधर अदनान तुरंत मदीहा के पास जाकर उसे अपने सीने से लगा लेता है, जैसे उसे सबसे छिपाना चाह रहा हो कि कोई उसकी बीवी को देख ना ले। और घर वाले उसकी पॉसेसिवनेस पर हैरान थे।
शिफा जी माहौल को नॉर्मल करते हुए कहती है, चलो जरा मुंह तो मिटा किया जाए है ना। उनकी बात पर सब हाँ में सिर हिलाते हैं और एक बार फिर खुशनुमा माहौल चारों तरफ फैल जाता है। पर यास्मीन के चेहरे पर घबराहट साफ थी, उसे पता था अभी उसकी इंक्वायरी लगने वाली है। अदनान, रियान और अजहर हॉल में बैठे अपनी अपनी बंदियों का इंतजार कर रहे थे। कल रिसेप्शन और मंगनी थी और आज शॉपिंग डे था। अदनान, अजहर और रियान तो जल्दी तैयार हो गए थे और अपनी अपनी वालियों का इंतजार कर रहे थे। अब भाई वो महबूब ही क्या जो इंतजार ना कराए। यास्मीन कल यही रुक गई थी, अब वो सीधा सगाई के बाद ही घर जाने वाली थी क्योंकि कल तो फंक्शन ही था। अदनान वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स में बेहद हसीन लग रहा था और अजहर उसने नेवी ब्लू के साथ वाइट पेंट पहनी हुई थी और हमारा रियान वो एक लाइट ग्रीन टी शर्ट और क्रीम कलर जॉगर्स में बहुत क्यूट लग रहा था। रियान चिढ़ते हुए, अरे यार अब आएंगी यह लड़कियां, हद है, इतना इंतजार कौन कराता है। अजहर उसके बाद बिगाड़ते हुए, आदत डाल तो बेटा, पसंदीदा औरतें ऐसे ही इंतजार कराती है और अगर बीवियां हो तो फिर तो भूल ही जाओ वक्त पर अभी पहुंचना। रियान, या अल्लाह यह बीवियों के नाटक। अदनान भाई को देखो जरा कैसे सुकून से बैठे इंतजार कर रहे हैं। अजहर दूर बैठे अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा है। बड़े इत्मीनान से बैठे अदनान को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, उनके बारे में बात तो करो ही मत तुम, उन्होंने तो सालों इंतजार की है, अब यह छोटा मोटा इंतजार क्या चीज है भला। रियान, सही कहा आपने, अगर मोहब्बत में कोई डिग्री मिल रही होती ना तो भाई तो उस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल होते जो डिग्री बांट रहा होता। उसकी बात सुनकर अजहर हंस देता है। वो लोग और कुछ बात करते तभी सीढ़ियों से उतरते हुए मदीहा, सोफिया और यास्मीन आते हैं। मदीहा ने एक वाइट कलर का लॉन्ग कुर्ता पहना हुआ था जिस पर चिकन की कढ़ाई थी और नीचे बैगी जीन्स, साथ में गले में एक स्टॉल डाला हुआ था। सोफिया ने एक हल्के गुलाबी रंग का फ्रॉक सूट पहना था और यास्मीन ने एक हल्के हरे रंग का सूट पहना हुआ था। तीनों ही बड़े सिंपल लग रहे थे पर उनकी सिंपलिसिटी में भी एक अलग ही खूबसूरती और नजाकत थी। वो तीनों नीचे आती है तो रियान यास्मीन से कहता है, इतना टाइम कौन लगता है, अभी हम तुम तीनों को छोड़कर जाने वाले थे। यास्मीन उसे घूरते हुए, हाँ तो चले जाते, ड्राइविंग हमें भी आती है और मॉल का रास्ता हम भी जानते हैं, आ जाते अपने आप, और इतने पैसे हैं हमारे पास कि अपनी शॉपिंग खुद से कर सके समझे, इसलिए ज्यादा ना ज़बान चलाने की जरूरत नहीं है, आए बढ़े। उसकी बात सुनकर रियान उसे घूरते हुए कहता है, पहली बात तो तुम जरा इज्जत करना सीखो, मेरी होने वाला शोहर हूँ मैं तुम्हारा, और जब देखो बस ज़बान ऊंची करके बात करती रहती हो, कुछ तो शर्म करो जरा। यास्मीन, ऐसा है होने वाले शोहर हो, अभी हुए नहीं हो, और अगर इस तरह से बर्ताव करोगे ना तो निकाह के दिन जब काजी साहब पूछेंगे ना कि कबूल है कि नहीं तभी मना कर कर चली जाऊंगी और तुम्हारी इज्जत धरी की धरी रह जाएगी, या फिर उससे भी बुरा वहां आए लड़कों में से किसी हैंडसम से लड़के को पढ़कर उसी से निकाह कर लूंगी, तब ना तुम अपनी जुबान जरा संभल कर बात करा करो, मुझे आए बड़े। उसकी बात सुनकर रियान का मुंह देखने वाला था, अब उसके पास जैसे कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। तभी उन्हें इस तरह लड़ता देख अजहर कहता है, अरे कुछ तो शर्म करो, निकाह होने वाला है तुम्हारा और तुम लोग इस तरह लड़ रहे हो। एक बात याद रखना, अगर इस तरह बच्चों की तरह लड़ोगे तो कल को बच्चे कैसे पैदा करोगी तुम दोनों। उसकी बात सुनकर दोनों एकदम से झेप जाते हैं और यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। वही अदनान जो अभी तक खामोशी से बैठा सब कुछ देख रहा था, वो अपनी जगह से उठकर मदीहा के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर बेहद प्यार से पूछता है, मेरा बच्चा तैयार हो गया? थकान तो नहीं लग रही? तबीयत ठीक है? उसके इतने प्यारे जेस्चर पर वह चारों आंखें फाड़े उसे घूरने लगते हैं। मतलब कहाँ हो, अभी इतने डेंजर ऑरा के साथ खामोशी से बैठा था और मदीहा के आते ही उसके तेवर ही बदल गए बिल्कुल। सच में मदीहा का अदनान पर क्या असर होता था, इस बात से तो मदीहा भी ठीक से वाकिफ नहीं थी। वही मदीहा हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बात जाहिर थी, अगर वो ठीक ना भी होती तब भी उससे यही कहती, क्योंकि उसे पता था कि अदनान अपनी बीवी को लेकर और उससे कहीं ज्यादा उसको लेकर कितना प्रोटेक्टिव था। अगर वो गलती से भी कह देती कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है या उसे थकान महसूस हो रही है, तो ना तो वो खुद जाता और ना उसे जाने देता, ऊपर से कल का वलीमा भी कैंसिल कर देता। यास्मीन धीरे से सोफिया के कान में, यह अदनान भाई कितने लविंग है, मदीहा कितनी लकी है, जस्ट लाइक अ फेरी टेल। सोफिया, आई अग्री।
अजहर, चलो चलते हैं, वैसे भी शॉपिंग में ही 4-5 घंटे लग जाएंगे और जाने में 1 घंटा लगेगा, 10 तो ऑलरेडी बज चुके हैं। उसकी बात सुनकर सब वहां से बाहर की तरफ चले जाते हैं। अदनान मदीहा को लेकर अपनी कार में बैठ जाता है। हालांकि मदीहा का मन तो नहीं था, लेकिन इस मोमेंट पर वो बहस नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे पता था अगर अदनान का दिमाग शंका तो ना वो जाएगा और ना उसे जाने देगा। और वैसे भी उसे पता था उसकी इस हालत में अदनान उसे किसी और के साथ जाने दे नहीं सकता था, क्योंकि मदीहा ऑलमोस्ट 5 मंथ प्रेग्नेंट थी और अदनान बड़ी धीमी धीमी तरीके से कार चलाता था ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। जबकि अजहर और रियान काफी रफ ड्राइविंग पसंद करते थे, इसलिए वो चारों दूसरी कार से गए थे और अदनान और मदीहा अपनी कार से। मदीहा डैशबोर्ड पर रखे एक छोटे से टेडी बियर से खेल रही थी, जो कि जबरदस्ती कुछ दिनों पहले उसी ने अदनान की कार में रखा था, वरना अदनान को तो इन सब चीजों से सख्त नफरत थी। पर क्या करे, जिससे मोहब्बत थी उसे तो पसंद था, तो उसकी पसंद अपनाना पड़ा। अदनान, भूख लगी है? मदीहा, बिल्कुल नहीं, अभी तो इतना नाश्ता कराया आपने, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी। और खबरदार, जो आपने जबरदस्ती कार्रवाई मेरे साथ, तो आपका मसला क्या है? मुझे खिला खिला कर मारना चाहते हैं क्या? अदनान कर की डोर से एक प्रोटीन बार निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, नाश्ता तुमने 2 घंटे पहले किया था, अब चलो शाबाश, जल्दी से इसको फिनिश करो। मदीहा मुंह बनाते हुए, नहीं बिल्कुल नहीं, अब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, ऐसी खा खाकर मैं मोटी हो गई और मेरा फिगर डिलीवरी से पहले खराब हो गया, तो बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कम से कम आज तो पूरे दिन कुछ भी नहीं खाऊंगी। आपने वैसे ही बहुत नाश्ता कराया है, आपको अंदाजा भी है मेरा वजन कितना बढ़ चुका है, पर आपको तो कोई खबर ही नहीं है। आप लड़कों का क्या है फिक्र, तो हम लड़कियों को मेंटेन करके रखना पड़ता है ना। वह बिना सोचे समझे कह रही थी, वह भी किसी अदनान को जो खुद रोज घंटों जिम में बिताकर अपनी बॉडी को फिट और मेंटेन रखना है। अदनान जरा सख्त आवाज में, अगर तुमने इसे नहीं खाया तो मैं अभी यहीं से कार यू टर्न कर कर वापस हवेली लेकर चलूंगा और फिर सारी शॉपिंग भूल जाना, और कल का वलीमा भी तुम्हारे वलीमे में तुम ही अलाउड नहीं होगी, याद रखना। उसकी बात सुनकर मदीहा जल्दी से उसके हाथ से प्रोटीन बार लेकर खाने लगती हैं और उसकी हरकत देखकर वो मुस्कुरा उठता है। अदनान, मदीहा, सोफिया, अजहर, रियान और यास्मीन मॉल के अंदर एक शॉप में बैठे हुए थे और तीनों लड़कियां अपने अपने कपड़े खरीद रही थी। सोफिया और यास्मीन की ड्रेस तो फाइनल हो गई थी, पर मदीहा का अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ था, क्योंकि जिस भी ड्रेस में थोड़ी सी भी स्किन दिखती अदनान उसे रिजेक्ट कर देता था। मदीहा एक ब्लैक लहंगे को देखते हुए, यह अच्छा है, इसमें कोई स्किन शो नहीं हो रही, यह ले लेते हैं। सोफिया, हाँ यह अच्छा लग रहा है, और फिर इस कलर में तुम बहुत अच्छी लगती हो। यास्मीन, हाँ इसमें तो तुम बिल्कुल पटाखा लगोगी। उन दोनों की बात सुनकर वो हल्का सा शर्मा देती है। तभी उसके कानों में अदनान की आवाज आती है, जो सख्ती से कहता है, नहीं बिल्कुल, यह ड्रेस भी नहीं। सोफिया, पर क्यों भाई, यह तो पूरा कवर है। अब इसमें क्या मसला है, और ब्लैक तो मदीहा पे बहुत खूबसूरत लगता है। अदनान अपनी गहरी आवाज में, यही तो मसला है। शी लुक्स सो प्रिटी इन ब्लैक, मैं नहीं चाहता किसी की नजर लगे मेरी बीवी को, इसलिए कोई और कलर। यह सिर्फ मेरे सामने ब्लैक पहन सकती और किसी के सामने नहीं। उसकी बात सुनकर मदीहा तो कुछ नहीं कहती, पर बाकी सब घूर कर उसे देखते हैं। मदीहा को उसकी पोजेसिवनेस का पता था, वो उसके कपड़ों को लेकर बहुत चूजी था। हर रोज यूनिवर्सिटी जाने के लिए उसके कपड़े वो निकालती थी, और उसके अदनान उसका बस चले तो वो उसका साया तक किसी को महसूस ना होने दें। यास्मीन, भाई पर रिसेप्शन भी तो उसका है, उसे तो लैम्पलाइट में रहना ही चाहिए कम से कम करके लिए तो। अदनान एक गहरी सांस लेकर, नहीं ब्लैक नहीं, कोई और कलर चूज करो जिसमें कपकेक थोड़ी कम खूबसूरत दिखें। उसकी बात सुनकर सब अपना माथा पीट लेते हैं, पर कोई कुछ और कहता या रिएक्ट करता तभी अदनान की नज़र वही रखें एक लेवेंडर कलर के लहंगे पर जाती है, जो काफी सिंपल था पर बेहद यूनिक और खूबसूरत लग रहा था। ना ज्यादा हेवी ना ज्यादा सिंपल, जस्ट एक्सट्रीमली एलिजेंट एंड गॉर्जियस। कुछ सोचकर अदनान वही खड़ी एक सेल्स गर्ल को इशारे से वो लहंगा निकालने का कहता है, तो उसके इशारे को समझकर वो सेल्स गर्ल जल्दी से उस लहंगे को निकालकर उनके सामने रख देती है, और उसे देखकर सबकी आंखों में एक चमक आ जाती है। सोफिया, डैमम सिंपल है पर कितना खूबसूरत है, मेरी नज़र क्यों नहीं गई इस पर। यास्मीन, हाँ यार, जस्ट लुक एट द कलर।
अदनान मदीहा को देखकर, कपकेक गो एंड ट्राई तुम्हारे लिए ही है। मदीहा मुंह बनाते हुए, अब ट्राई करने की क्या जरूरत है, पसंद आ तो गया है, ले लेते हैं। उसने मायूसी से कहा, उसे शुरू से ही शॉपिंग झर लगती थी और उससे भी बुरा कपड़े ट्राई करना। पर अदनान उसे घूर कर देखता है तो वो चुपचाप वहां से चली जाती है चेंगिंग रूम की तरफ, और कुछ देर बाद जब वो वापस आती हैं तो सबकी नजरें उस पर ठहर जाती है, यहाँ तक कि स्टाफ और बाकी कस्टमर की भी। वो लोग ही इतनी खूबसूरत रही थी। लेवेंडर कलर का वो बेहद खूबसूरत घेर वाला लहंगा जिसमें सिल्वर कलर की बेहतरीन हैंडवर्क था और कहीं कहीं वाइट कलर का शेड भी था, और ऊपर वी शेप का गला जो ज्यादा डीप नहीं था पर उसकी सुनहरी गर्दन उसमें दिख रही थी। और सबसे खूबसूरत चीज उस लहंगे का वो बड़ा सा भारी भरकम दुपट्टा जिसमें इतना काम था कि अंधेरे में भी वो चमके। वो लहंगा मदीहा के फिंगर पर ऐसा लग रहा था जैसे उसी के लिए बनाया गया हो। सोफिया और यास्मीन तो उसे मुंह खोले देख रहे थे, उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो इस रंग में इतनी खूबसूरत लगेगी। वहीं अदनान, उसके चेहरे पर एक प्राउड स्माइल थी, उसे घमंड था इस बात का कि सामने लड़ी वो हुस्न की मल्लिका उसकी है, वो उसकी अमानत है, उसकी मोहब्बत, उसकी महबूबा, उसकी बीवी और उसकी जिंदगी। रियान, ओ डैम क्या लग रही हो मदीहा। अदनान भाई आपका क्या ख्याल है? अदनान एक टक मदीहा को देखते हुए बेहद रूहानी आवाज में कहता है, अगर उसकी खूबसूरती के लिए शब्द मिल जाए तो क्या खाक खूबसूरत होगी वो। लिखने को तो किताबें लिख दूं, उसके हुस्न अमल पर फक्त जब बात आंखों पर आती है तो शब्द खत्म हो जाते हैं। उसके लफ्ज इतने रूहानी थे कि हर कोई खोया हुआ सा उसे सुन रहा था, और मदीहा उसकी आंखें तो शर्म से झुकी हुई थी। अजहर मुस्कुराते हुए, वैसे अदनान तुम्हारी नज़र और पसंद दोनों ही लाजवाब है, हम में से किसी को नहीं दिखा यह लहंगा और तुम्हारी नज़रें इसी पर ठहरें। उसकी बात सुनकर अदनान मदीहा के पास जाकर उसे देखते हुए प्यार से कहता है, पसंद तो वाकई लाजवाब है मेरी, और जब अपनी पसंद के लिए पसंद की चीज़ों की तलाश रखूंगा तो नज़रें सही जगह ही ठहरेंगी। उसकी बातों ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया था, सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई और वहां था ही नहीं, लोगों के दिलों में उसके लिए इज्जत थी। कहते हैं कि अगर एक मर्द मोहब्बत करने पर आए तो कलाम कर देता, और अगर एक औरत मोहब्बत करने पर आए तो मिसाल बन जाती है। यह बात वाकई सटीक ठहरी थी उन दोनों पर। अदनान, कपकेक जाओ, जाकर चेंज कर आओ, यास्मीन और सोफिया तुम्हारे साथ जाएंगे। बस फिर क्या उसने ऑर्डर दिया और वो सोफिया और यास्मीन के साथ वहां से चली जाती है, और उसके जाते ही अदनान जो अभी तक शांत था उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, और वो वही खड़े मैनेजर को घूरते हुए बेहद ठंडी आवाज में कहता है, हर उस मेल स्टाफ को निकाल दो जो मेरी बीवी को घूर रहा था, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे इस ब्रांड को दुनिया से निकाल दूंगा। एंड यू नो आई कैन डू दैट। गॉट इट। दरअसल थोड़ी देर पहले काफी मेल स्टाफ मदीहा को बड़ी बुरी तरह घूर घूर कर चेकआउट कर रहे थे, पर बेचारों को कहाँ पता था कोई उन्हें ही आउट करने वाला है। वही मैनेजर भी डर के मारे तुरंत उसकी बात मानकर हाँ में सिर हिलाकर वहां से डरते हुए चला जाता। वो अदनान की पावर से वाकिफ था। रियान और अजहर भी खामोश ही रहे, क्योंकि मदीहा को लेकर अदनान के पागलपन से वो भी रूबरू हो चुके थे। पहले भी कई बार जब बात मदीहा की आती थी तो उसके लिए सही गलत सब बदल जाता था। ऐसे ही कुछ देर बाद वो सब कैफेटेरिया में आ जाते हैं। 4 से 5 घंटे शॉपिंग के बाद अब सबको भूख लगी थी और खाना चाहिए था, इसलिए जिद कर अदनान को यहाँ ले आए थे। वो सब अभी बैठे नहीं थे कि वेटर आ गया और सबने अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करना शुरू किया। बिल अदनान को भरना था तो पैसे उड़ाने में कौन पीछे रहने वाला था। तभी अदनान की नज़र बाहर की तरफ जाती है। वो लोग ग्राउंड फ्लोर पर थे, तभी उसे शीशे से बाहर कुछ बच्चे दिखते हैं। वो दिखने में गरीब और लाचार लग रहे थे और वो शीशे के मदद से इस तरह देख रहे थे, पर उनकी नज़र लोगों पर नहीं बल्कि उनके सामने रखे प्लेटों में लजीज खाने पे थी जो लजीज लग रहा था। अदनान अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ जाता है और उन बच्चों के पास जाकर अपने पंजों के बल बैठकर कहता है, भूख लगी है। उसकी अचानक से आई आवाज पर वो बच्चे जो मायूसी से अंदर देख रहे थे चौंकते हुए उसकी तरफ देखते हैं, और अदनान को यूं अपने पास देखकर एकदम से डर जाते हैं, क्योंकि मॉल का ओनर उन्हें खूब डांटता था अगर वो मॉल के आसपास भी अगर दिख जाते तो। वहीं उन्हें ऐसे डरता देख अदनान दोबारा जरा प्यार से पूछता है, भूख लगी है तुम लोगों को? उसकी बात सुनकर वो बच्चे हाँ में सिर हिलाते हैं,
तो अदनान अपनी जगह से खड़ा होकर उनसे कहते हैं, तो चलो फिर साथ में खाना खाते हैं। उसकी बात सुनकर वो बच्चे मुस्कुराने लगते हैं और अदनान उनमें से एक छोटी बच्ची जो करीब 4-5 साल की होगी उसे गोद में लेकर अंदर जाने लगता है और बाकी बच्चे भी उसके पीछे जाते हैं। यह करीब 5 से 6 बच्चे थे। वो लोग अंदर जाते हैं और अदनान उन्हें अपनी टेबल पर ले जाता है, जहां बाकी सब शायद उसे देखने ही आ रहे थे, पर अदनान को उन बच्चों के साथ आता देख वो सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। अब तक अदनान भी वहां आ गया था और उसे इतने सारे बच्चों के साथ देखकर सोफिया पूछती है, भाई आप कहाँ गए थे? और यह बच्चे? अदनान, हमारे मेहमान है। उसकी बात सुनकर कोई कुछ नहीं कहता। तभी वहां मॉल का मैनेजर आता है और सिर झुकाकर कहता है, सर आप इन बच्चों कौन यहाँ नहीं ला सकते, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। उसकी बात सुनकर अदनान गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, बच्चों से तुम्हारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है? सीरियसली? और किस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं आप लोग? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यह पब्लिक प्लेस है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग किसी को रोक नहीं सकते यहाँ आने से, समझे? उसकी बात सुनकर वो मैनेजर कुछ कहने वाला होता तभी उनका बॉस भी माहौल गर्म देखकर वहां आ जाता है और जैसे ही उसकी नज़र अदनान पर जाती है वो घबरा जाता है। उस मैनेजर का हेड वहां आता है और अदनान को देखकर वो एकदम से डर जाता है, और डरे भी क्यों ना, अदनान को कौन नहीं जानता था, वो खड़े खड़े लोगों को बना भी सकता था और मिटा भी सकता था। वो डरते हुए अदनान के पास जाकर बेहद रिस्पेक्ट से पूछता है, सर कोई प्रॉब्लम है आपको? अदनान उसे एक नज़र देखकर वापस उस मैनेजर को घूरते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इतनी पहुंच है जो तुम मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सको, पर हाँ ट्रस्ट मी, तुम्हारे लिए और तुम्हारे इस हाई क्लास वेल मैनर्ड स्टाफ के लिए मैं पर्सनली अपना कीमती वक्त निकाल कर प्रॉब्लम्स जरूर क्रिएट करूंगा, सो जस्ट वेट एंड वॉच। उसकी बात सुनकर वो मैनेजर का बोन्स एकदम डर जाता। वही वो मैनेजर अदनान को शायद ठीक से पहचानता नहीं था। वो अपनी नौकरी बचाने के लिए कहता है, पर सर यह सेफ न, भिखारियों को यहाँ लेकर आ गए हैं, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। वो इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही उसका बोन्स उसे डांटते हुए कहता है, तुम चुप रहो, जानते भी हो किससे बात कर रहे हो? यह यहाँ खड़े खड़े 10 मॉल बना सकते हैं और तुम यहाँ से दफा, आई एम फायरिंग यू सो लीव। वो गुस्से में चिल्लाया था तो वो मैनेजर भी चुपचाप वहां से चला जाता, पर उसे पता था कोई गड़बड़ तो हुई है उससे। वही उसका बॉस अदनान की तरफ देखकर कुछ कहने वाला था तभी अदनान गुस्से में घूरते हुए उससे कहता है, लीव। फिर क्या वो भी तुरंत वहां से चला जाता है, पर उसे अंदाजा था अदनान यूं ही उसे या इस मॉल को छोड़ने वाला नहीं था। वहीं उनके जाते ही एक मेल वेटर जल्दी से उनकी टेबल पर उन बच्चों के लिए भी चेयर्स अरेंज करता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। उसे भी अदनान से डर लग रहा था। अदनान और अजहर मिलकर उन बच्चों को बिठाते हैं। उन्हें ज्यादा कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, पर इतना पता था अदनान ने उनके लिए लड़ाई की थी तो बस आज से वो तो हीरो था उनका। सबके बैठने के बाद सोफिया और यास्मीन उन बच्चों से बातें करने लगते हैं। मदीहा भी मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रही थी। तभी उनमें से एक 6 से 7 साल का बच्चा उसके पास आकर उसे देखते हुए कहता है, आप प्रिंसेस हो जो कहानियों में होती है, खूबसूरत सी। उसकी बात सुनकर मदीहा मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहती है, अच्छा तो तुम्हें मैं प्रिंसेस जैसी लगती हूँ? बच्चा, हाँ आप बिल्कुल स्नो वाइट जैसी हो, बहुत प्यारी। क्या आप मुझसे शादी करोगी? उसकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगते सिवाय एक के। अदनान के कान तो उसके मुंह से यह सुनकर एकदम खड़े हो जाते हैं। वो उसके पास जाकर मदीहा के बगल वाली चेयर पर बैठता है और मदीहा की गोद से उसे अपनी गोद में लेकर कहता है, नहीं, वो मेरी है। शी इज माई क्वीन। बच्चा उसकी आधी अधूरी बात समझते हुए कहता है, अच्छा तो आप इसको मुझे दे दो, आप तो इतने हैंडसम हो, आपको दूसरी मिल जाएंगी। अदनान उसकी बात सुनकर अपनी आंखें छोटी कर कर उसे घूरते हुए कहता है, तुम तो खुद अभी पिद्दी से हो और वैसे भी वो मेरी अमानत है, मैं उसे किसी को नहीं दूंगा, पर जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें भी कोई प्रिंसेस मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर वो बच्चा खुश होते हुए कहता है, सच मैं बिल्कुल आपकी वाली जैसी। अदनान चिढ़कर, नहीं मेरी वाली जैसी कोई नहीं हो सकती, पर तुम्हें भी अच्छी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। उसकी बात सुनकर वो बच्चा मायूस हो जाता है और उसे ऐसे मायूस देखकर मदीहा पूछती है, क्या हुआ चैंपियन? तुम सैड क्यों हो?
बच्चा, मैं पढ़ाई कैसे करूं? मेरे माँ बाबा के पास तो पैसे ही नहीं है, वो तो मजदूरी करते हैं और मैं बाकी बच्चों के साथ भीख मांगता हूँ। फिर मैं कैसे पढ़ाई करूंगा? और मुझे प्रिंसेस भी नहीं मिलेंगी। उसकी बात सुनकर अदनान उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, उसकी फिक्र तुम मत करो, आई विल हैंडल दैट। मैं तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का एडमिशन करा दूंगा, पर तुम्हें पढ़ाई करनी होगी, वो भी बहुत सारी। समझे? उसकी बात सुनकर वो बच्चा खुशी से हाँ में सिर हिलाता है और बाकी बच्चे भी मुस्कुराने लगते हैं। तभी वो बच्चा अदनान के गाल पर एक किस कर कर मदीहा के पास जाता है और हल्का सा उचक कर उसके गाल पर भी किस कर देता है। वहीं यह देखकर अदनान दौड़ाया उसे घूरता है और मदीहा को अपनी तरफ कर कर उसके उसी गाल पर ठीक वही किस करता है जहां उस बच्चे ने किया था। जैसे उसके निशान छुपाना चाहता हो, वही उसकी पॉजिटिवनेस पर सब हंसने लगते हैं। पर मदीहा वो तो शर्म से लाल पीली हरी ना जाने क्या क्या हो गई थी। ऐसे ही कुछ बातों के साथ उनका खाना खत्म होता है। अदनान ने अपने ही एक आदमी को बुलाकर उन बच्चों को उनके माँ बाप के पास भिजवा देता है। हालांकि उसने उन बच्चों की जिम्मेदारी उठा ली थी। और वो लोग भी घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर अपनी शॉपिंग सबको दिखाकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अदनान की एक मीटिंग थी तो वो स्टडी रूम में चला जाता है और मदीहा कमरे में पहुंचकर सारा सामान रख ही रही होती है कि तभी उसका फोन बजता। किसी ने उसे मैसेज किया था। वो फोन चेक करती हैं तो नोटिफिकेशन देखकर उसका चेहरा काला पड़ जाता है। किसी अननोन नंबर से उसे मैसेज आया था जिसमें उसकी आज की कुछ तस्वीरें थी और साथ में लिखा था, लुकिंग सो हॉट बेबी। यह पहली बार नहीं था, कुछ दिनों से कोई ऐसे ही अलग अलग नंबर से उसे मैसेज कर रहा था। वो अब तक काफी नंबर ब्लॉक कर चुकी थी पर उसे समझ आ रहा था कोई उसे स्टॉक कर रहा है, इसलिए ही कुछ दिनों से उसने बाहर जाना भी बंद कर दिया था। वो अदनान से इस बारे में बात करना चाहिए थी पर उसे पता था अगर वो रिसेप्शन से पहले उसे इस बारे में बता देती तो वो रिसेप्शन ही कैंसिल कर देता और वो फिलहाल यह रही चाहती थी। मदीहा जल्दी से कांपते हाथों के साथ उस नंबर को ब्लॉक करती हैं और खुद से कहती है, मैं रिसेप्शन होते ही अदनान जी को बता दूंगी इस बारे में। उसका दिल खसरा रहा था और यह घबराहट जायज भी थी। जब से उसे इस तरह मैसेज आने शुरू हुए थे वो हर छोटी भी चीज से घबराने लगी है। उसे ना जाने क्यों एक डर सताता है। इधर अजहर और सोफिया के कमरे में सोफिया आईने के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। तभी अजहर उसे पीछे से बाहों में भरकर उसके कंधे पर अपना सिर रख कर कहता है, आज खूबसूरत लग रही थी। सोफिया, अच्छा। तब तो तारीफ नहीं की। अजहर उसके गर्दन पर हल्का सा चूमते हुए कहता है, तुम्हें देखकर होश कहाँ रहा कि तारीफ करता। सोफिया उसके टच पर आंखें बंद कर लेती है। वो बड़ी मदहोशी से उसे चूम रहा था और उसके चट का बहुत असर पड़ रहा था सोफिया पे। उसे चूमते हुए ही अजहर उसे बाहों में उठाकर बेड की तरफ लेकर जाता है और खुद बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है और कुछ ही देर में उनके कमरे में सिसकियों का शोर था। आज वलीमा था। सुबह से ही पूरी सिद्दीकी हवेली में भाग दौड़ का माहौल था। मदीहा, सोफिया और यास्मीन सोफिया के कमरे में तैयार हो रहे थे। उनके लिए ब्यूटिशियंस आए थे ताकि उन्हें कोई मसला ना हो तैयार होने में। अभी दोपहर का वक्त था पर फिर भी टाइम तो लगने वाला था तैयार होने में। वहीं अदनान अपने स्टडी में था सुबह से, पर उसने सब घर वालों को सख्त हिदायत दी थी कि उसी कपकेक को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब भाई उसी बीवी तो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसकी। वहीं अजहर भी कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स में बिजी था। वो बाहर तो जा नहीं सकता था इसलिए घर पर ही काम कर रहा था। और अगर छोटे मियाँ की बात करें तो वो तो आज मजे में थे। रियान ने काफी कोशिश की कि वो अंदर जा सके सोफिया के कमरे में। उसे यास्मीन को देखना था पर मजाल है जो उसे इजाजत मिली हो अंदर जाने की। ऐसे ही देखते देखते वक्त बीत जाता है और शाम के करीब 7 बजे तक तीनों लड़कियां तैयार थी। यास्मीन ने एक सिल्वर कलर का बेहद खूबसूरत सा गाउन पहना हुआ था, साथ में डायमंड ज्वेलरी। उसके बाल वैसे ही स्ट्रेट थे और बहुत प्यारे लग रहे थे उस पर। हल्के न्यूड मेकअप में वो बहुत एलिगेंट लग रही थी। वहीं यास्मीन ने एक डार्क ग्रीन कलर का लहंगा पहना था जिस पर जगह जगह येलो कढ़ाई थी, साथ में थोड़ी हैवी ज्वेलरी और लाइट मेकअप। वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और अब बात करें अदनान की कपकेक की तो माशाअल्लाह, उसने वही लेवेंडर कलर का लहंगा पहना था जो अदनान ने पसंद किया था उसके लिए, साथ में एक थोड़ा मिनिमल डायमंड सेट और थोड़ा बोल्ड मेकअप। वो बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल प्रिंसेस।
मदीहा अपना दुपट्टा ठीक करते हुए, आह है यह कितना भारी है, बस इसलिए मुझे यह झंझट नहीं पसंद, कितना अनकंफर्टेबल लग रहा है। सोफिया उसके सिर पर चपत लगाते हुए, पागल ही है तू, तेरा ही वलीमा है, थोड़ा तो रेडी होना होता है, ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं जा सकते समझी। और वह तो अच्छा है कि भाई ने इतना सिंपल लहंगा पसंद किया तुम्हारे लिए, वरना तो न जाने क्या होता तुम्हारा। यास्मीन मुस्कुराते हुए, इसका बस चले तो अपने ही वाली में मैं लोअर टी शर्ट पहनकर चली जाए, और सबसे बड़ी बात तो यह उसमें भी बहुत प्यारी लगेगी। सोफिया हल्का सा मुस्कुराकर अपनी आंख से काजल निकालकर मदीहा के कान के पीछे लगाते हुए कहती है, मेरी मदीहा है ही प्रिंसेस। उसकी इस हरकत पर वो दोनों मुस्करा देते हैं और सोफिया फिर यास्मीन के कान के पीछे टीका लगाते हुए कहती है, और मेरी यास्मीन भी। उसकी इस हरकत पर यास्मीन और मदीहा एक दूसरे को देखती हैं, फिर आंखों से ही एक दूसरे को कुछ इशारा कर कर अपनी अपनी आंखों से थोड़ा सा काजल लेकर दोनों ही सोफिया के कान के दोनों तरफ काजल लगाते हुए साथ में कहती है, पर तुम ज्यादा प्यारी हो। उनकी बात सुनकर सोफिया हल्का सा शर्मा जाती है और यास्मीन एक्साइटेडली कहती है, कितना अजीब है ना, बचपन से साथ रहे हम तीनों और आज तुम दोनों का वलीमा है और मेरी सगाई। मुझे बहुत एक्साइटेडमेंट फील हो रही है। मदीहा, हाँ लगता अल्लाह ताला अपनी जोड़ी भी मेड फॉर ईच अदर वाली बनाई है। सोफिया, आई अग्री। उसकी बात सुनकर वो दो हंसने लगती है। तभी शिफा जी नाजिया जी के साथ अंदर जाती हैं और मुस्कुराते हुए उन तीनों को देखकर कहती है, माशाल्लाह मेरी तीनों बच्चियां बहुत प्यारी लग रही है। नाजिया जी, बिल्कुल भाभी, बहुत ही खूबसूरत लग रही है तीनों। उनकी बात सुनकर तीनों दोबारा मुस्कुरा उठती हैं। तभी शिफा जी मदीहा से कहती है, बेटा तुम जरा अदनान के पास चली जाओ, उसे उसकी टाई नहीं मिल रही, बुला रहा है तुम्हें। उनकी बात सुनकर मदीहा हाँ में सिर हिलाकर अपना लहंगा संभालते हुए वहां से चली जाती है और चलते चलते खुद में बड़बड़ाती है, हद है, सब कुछ बेड पर निकाल कर आई थी तब भी सामने रखी चीजें नहीं दिखती इन्हें। हर दफा मदीहा चाहिए यह नहीं कि कुछ पल किसी के साथ सुकून से बैठने दे, देखना एक दिन चली जाऊंगी बिना बताए कहीं, तब समझ आएगा। आहा, पर इनके बिना रह भी तो नहीं सकती ना, प्लान ड्रॉप। ऐसे ही अदनान को कोसते कोसते वो कमरे में आती है और सीधा उसकी नजर आएंगे के सामने खड़े अदनान पर जाती है। ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में वो बहुत हैंडसम एंड हॉट लग रही था। उसकी वो वाइट शर्ट जो उसकी बॉडी पर कसी हुई थी और वो ब्लैक सूट जो जैसे उसके लिए ही बनाया हुआ था, बालों को जेल से सेट कर रखा था, हाथों में एक बेहद कीमती घड़ी थी। उसकी पीठ मदीहा की तरफ थी और वो आईने में देखकर अपनी शर्ट का कॉलर ठीक कर यहाँ था, तभी उसे अपने पुशत पर किसी की गहरी नजरें महसूस होती है। वो पलट कर देखता है तो दरवाजे पर खड़ी मदीहा दोनों हाथों से अपना लहंगा संभालते उसे देख रही थी। एक पल को तो दोनों की नजरें एक दूसरे पर ठहर जाती है। मदीहा एक टक अपनी हल्की ब्राउन आंखों से अदनान को देख रही थी, जिसकी नजरें खुद उस पर ठहरी हुई थी। अदनान खोए हुए से अंदाज में मदीहा की तरफ चलकर जाता है और उसके ठीक सामने पहुंचकर बेहद रूहानी अंदाज में कहता है, समझ नहीं आता मेरी कौन सी नेकी का अजर हो तुम, जो अल्लाह ने तुम्हें मेरे हिस्से लिख दिया। ना जाने अल्लाह ने क्या सोचकर तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया है। मदीहा उसकी तरफ एक कदम बढ़ाकर दोनों के बीच की दूरियां कम करते हुए कहती है, आपको सोचकर अब जब आप खुद इतने हसीन है तो थोड़ा बहुत हुस्न तो मुझ में भी होना चाहिए, आखिर अदनान सिद्दीकी की बीवी हूं। उसने जैसे गुरूर से कहा। वहीं अदनान उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और उसके माथे को हल्का सा चूमकर उससे दूर होते हुए कहता है, गुरूर की बात यह नहीं है कि तुम मेरी बीवी हो, बल्कि गुरूर की बात यह है कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। उसने अपने शब्दों से ही जैसे मदीहा को इज्जत का वो मुकाम दे दिया था जो हर कोई मर्द नहीं दे सकता था। मदीहा, चले अब नीचे भी जाता है। अदनान, पहली टाई तो बांध दो बेगम। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए बेड के पास जाती है और उस पर से टाई उठाकर खुद बेड पर चढ़ जाती है। अब हाइट भी तो मैच करनी थी। फिर अदनान की तरफ देखकर अपने हाथ के इशारे से उसे अपनी तरफ बुलाती है। तो वो भी हल्का सा मुस्कुराकर उसके पास चलकर जाता है। कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती थी। वो हमेशा से अपने इम्पोर्टेंट इवेंट पर उसी से टाई बंधवा कर जाता था। यह उसका गुड लक साइन था, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। आज तो इतना इम्पोर्टेंट दिन था।
मदीहा उसकी टाई बांधकर उसे प्यार से देखती है, फिर हल्का सा झुककर उसके दोनों गालों पर बेबी किस कर दूर होते हुए कहती है, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। अदनान उसे अमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए, सच्ची डॉट। मदीहा, मुच्ची। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा देता है और फिर उसे कमर से पकड़े हुए ही बेड से नीचे उतारकर खुद बेड के साइड ड्रॉअर से कुछ निकालकर एक बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, आपका तोहफा। उसकी बात सुनकर वो एक्साइटेड होते हुए जल्दी से उससे वो बॉक्स लेकर खुद खोल कर देखती है तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसमें एक पेंडेंट था जिसमें बटरफ्लाई बनी हुई थी और उसे यह बहुत पसंद था। वो खुश होते हुए कहती है, यह डॉट, यह कितना प्यारा है डॉट, इट्स सो ब्यूटिफुल। अदनान, मे आई डॉट। मदीहा जल्दी से हाँ में सिर हिलाती है तो वो खुद उसे वो पेंडेंट पहनाता है और मदीहा कांच से खुद को देखने लगती है। वो पेंडेंट जैसे उसके लिए ही बना था वही अदनान हल्का सा छुप कर उसकी गर्दन पर हल्का सा चूमते हुए कहता है, अब यह सही जगह है। मदीहा बस शर्मा जाती है उसकी बात सुनकर। तभी अदनान अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, चले कपकेक डॉट। मदीहा उसके हाथ में अपना हाथ देती है और हम मसलते हैं तो अदनान भी मुस्कुराते हुए उसका हाथ मजबूती से पकड़कर कमरे से बाहर की तरफ चल देता है। वो दोनों कमरे से बाहर आते हैं तो उन्हें अजहर, सोफिया, रियान और यास्मीन भी मिल जाते हैं जो कि नीचे जाने वाले थे। रियान ने एक वाइट सूट पहना था और रियान है एक डार्क ब्लू सूट पहना था और वो दोनों भी क्या लग रहे थे, एक दब्बवाल। वो तीनों सीढ़ियों से होते हुए नीचे जाने लगते हैं। बीच में मदीहा और अदनान थे और उनके लेफ्ट साइड यास्मीन और रियान और राइट साइड सोफिया, अजहर। जैसे जैसे वो सीढ़ियां उतरते हैं सबकी नजरें उन पर ठहर जाती है। वो तीनों जोड़ियां लग ही इतनी प्यारी रही थी। वहां आज पूरे इंडिया के सारे जाने माने लोग मौजूद थे और हवेली को फूलों और लाइटों से इस कदर सजाया गया था कि दूर से ही देखने बनता था। वो सब नीचे आते हैं तो शिफा जी बारी बारी सबका माथा चूमते हुए कहती है, मेरे सारे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह डॉट। चलो अब पहले सगाई कर लेते हैं, वक्त बीत रहा है, लेट हो जाएगा। उनकी बात सुनकर सब हामी भरते हैं और नाजिया जी और जमीला जी अंगूठियां लेकर आते हैं। रियान और यास्मीन आमने सामने खड़े थे। वो मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को अंगूठियां पहनाते हैं। फिर किया सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। आखिरकार उनकी मोहब्बत को भी मंजिल मिल गई थी। कुछ देर बाद तीनों कपल बड़े बड़े खूबसूरत सोफों पर बैठे थे और बारी बारी लोग उनसे मिलने आ रहे थे और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहकर गिफ्ट्स दे रहे थे। जहां बाकी सब उनसे प्यार से मिल रहे थे वहीं अदनान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वैसे भी उसे इन सब में दिलचस्पी नहीं थी। तभी रियान अपनी बिल में बैठी यास्मीन से कहता है, यार इट्स टू बोरिंग। यास्मीन, हाँ क्यों ना कुछ मिर्च मसाला घोला जाए। रियान, मतलब डॉट। यास्मीन उसे कुछ इशारा करती हैं तो वो भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाता है और वो दोनों अपनी अपनी जगह से उठकर ठीक बीच में आ जाती हैं।